नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार दौरे पर है, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यूसीसी को लेकर आयोजित परिचर्चा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर बहुत ही भ्रांतियां फैलाई जा रही। उन्होंने यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवासी मिलने की बात को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने जातिगत जनगणना पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। तो जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इस यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2022 का आम चुनाव था, उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी वो सब आसान होगी। हाँ, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है और हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे अन्य विश्वविद्यालय भी इस प्रकार का जो राज्य के अंदर प्रावधान हुआ है, जो कानून बना है, उसके संबंध में आम जनता तक बात को पहुंचाने का बहुत दुखद है ये। और हम जिन लोगों के इसमें प्राण गए हैं, उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस सामने जो ये दुखद घटना हुई है, उनके समय एक दुख का समय आया है, भगवान उनको शक्ति दे। तो पहलगांव की घटना का 4 धाम की यात्रा, देखिए, हमारे सामने थोड़ा सा ये हमारी प्राथमिकता, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से हम सभी प्रावधान हमने किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से प्रारंभ हो गई थी और लगातार यात्रा चल रही है। कल भी बाबा केदार के कपाट खुले हैं, तो 30,000 से भी ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं और हमारे लिए चुनौती है। हमारी यात्रा और बड़ी होगी, पिछले सालों से बड़ी होगी। हमने उसी के तहत जो भविष्य में हमारे सामने अधिक यात्री आने के कारण से जो किसी को कोई असुविधा न हो, किसी की यात्रा में कोई दिक्कत न हो, उस सारे प्रावधान किए। अच्छी यात्रा हो। अभी भी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले 4 धाम रोटेशन जो यात्रा जहाँ ऋषिकेश से संचालित होती है, उसका शुभारंभ करके मैं यहाँ आया हूँ। भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे धामों की कृपा से, देवी देवताओं की, माँ गंगा की कृपा से 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी, रिकॉर्ड होगी। गैर मुस्लिम का क्या करना चाहिए? देखिए, आज भारत बहुत सशक्त है और पूरी दुनिया का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए साथ मिल रहा है। कोई देश ऐसी गलती नहीं करने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की सेना, हमारे सशस्त्र सुरक्षा बल उन राक्षसों का अंत करेंगे जिन्होंने कायराना जो काम किया है, कायराना जो घटना घटित हुई है। सर गोवा में सर वही 4 धाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने क्रिकेट में नाम रोशन करने वाले घनसाली निवासी आयुष जोशी को सम्मानित किया और अपना आशीर्वाद देकर आयुष का हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। आयुष जोशी ने बताया कि वो अंडर 14 क्रिकेट प्लेयर है और उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड स्टेट क्रिकेट खेला है। उन्होंने जनपद का नाम राज्य में रोशन करने का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया है। मेरा नाम आयुष जोशी है और मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और मैं इस साल स्टेट खेला हूँ उत्तराखंड से अंडर 14 टीम के लिए और लास्ट साल भी उत्तराखंड अंडर 14 टीम से खेला हूँ, जिसमें सेंट्रल जोन पड़ता है, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और मुझे आज सम्मानित किया गया है श्री पुष्कर सिंह धामी जी से और मैं अपने पेरेंट्स और अपने कोचेस को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा और हर चीज़ में मेरे को बैक करा। किस चीज़ में विजय हासिल किया? मेरा इस साल स्टेट टीम है अंडर 14 की, उसमें नाम आया है और उत्तराखंड टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने मेरे वो सिलेक्ट करा है। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप क्रिकेट पे फोकस करना चाहते हैं तो पूरा फोकस करिए, फिजिकली, मेंटली
और बिल्कुल पूरा टाइम दीजिए और स्टडीज़ पे भी फोकस करिए। वहीं मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद हरिद्वार नगर निगम पर सख्त कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा बाजार भाव से अधिक दर पर जमीन खरीदने जाने पे मामले में दोषी पाए गए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन देहरादून में हुए घोटाले पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे पूरे 5 साल हजारों करोड़ लूट लिए गए। देहरादून के इतिहास में स्मार्ट सिटी से बड़ा कोई घोटाला नहीं होगा। स्मार्ट सिटी का घोटाला सभी घोटालों का सरताज। सरकार की नाक के नीचे पूरे 5 साल हजारों करोड़ लूट लिए गए। स्मार्ट सिटी से बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? देहरादून के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी हुआ ही नहीं होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ है वो अपने आप में सारे घोटालों का सरताज है और वो सरकार की नाक के नीचे हुआ है। उसका सीईओ जो था वो जिलाधिकारी था और उसका अध्यक्ष जो है वो नगर निगम का मेयर था। नगर निगम में पिछले 3 योजनाओं से और अब चौथी योजना ये हो गई है। लगातार 3 योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, अब चौथी योजना में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। पूरा का पूरा जो नगर निगम देहरादून का है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहा है। अब नए मेयर आए हैं, वो क्या करेंगे वो तो 5 साल में पता लगेगा, लेकिन तीनों योजनाओं में जो पिछली 3 योजनाएं हैं पूरे शहर का बेड़ागर्क करने का काम नगर निगम ने किया है। और भ्रष्टाचार में तो मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार के कोई नगर निकाय अगर कोई ढूंढा जाएगा तो उसमें सबसे आगे देहरादून का नगर निगम मिलेगा। वही हाल ही में असम के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ एक टिप्पणी की है। हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय महिलाओं को सरकारी नौकरियां सेवाएं लेने के लिए अपनी पवित्रता को दांव पर लगाना पड़ता था। इसको लेकर महिला कांग्रेस में काफी आक्रोश है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में असम हिमंत बिश्व शर्मा का पुतला फूका। इस मौके पर ज्योति रौतेला ने कहा कि असम के सीएम का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है वो शर्मनाक है। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जिन भी महिलाओं को सरकारी नौकरियां मिली उनको अपनी इज्जत गवा के वो नौकरी मिली। ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री का मानसिक दिवालियापन दिखाता है और जो पूरे भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्ष करके कहीं ना कहीं कोई जॉब पाई है, किसी पोजीशन पे पहुंची, उन सबका अपमान है। और उसके खिलाफ हमारा ये धरना प्रदर्शन है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस पार्टी का मुख्यमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रही है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री आज समस्त भारत की जो महिलाएं हैं जो संघर्ष करके कहीं ना कहीं पहुंची हैं और अपने आप को स्थापित करने का काम कर रही है, उन सब लोगों का अपमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को तुरंत संज्ञान लेके हिमंत बिश्व शर्मा जैसे व्यक्ति को जो मानसिक तरीके से पागल हो चुका है, दिवालेपन उसके अंदर आ गया है, उसको उसके पद से हटा दे। वही 3 मई 2025 को देश भर में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इंटक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजदूर संगठन है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी और यह श्रमिकों के अधिकारों, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करता है। इंटक दिवस के अवसर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट और विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंटक के योगदान को याद किया और कहा इंटक हमेशा मजदूरों के हित के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी मजदूरों के हित के लिए कार्य करता रहेगा। कांग्रेस इंटक अपना स्थापना दिवस मना रहा है, इसको आप किस में यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही हमारे लिए गौरव की बात है। और इसमें योगदान लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सब महान, अम्बेडकर, इन सब लोग महान नेताओं का था। उन्होंने कहा था आज़ादी के बाद सब लोग अपने धंधे पर लगे, मजदूरों का क्या होगा। तो इसलिए इनका एक संगठन बनाओ जो ये अपने हितों की लड़ाई, श्रम कानूनों का पालन करना है, जो
इनकी आफत हो गई तो संगठित लड़ सकते हैं। इसलिए इसके स्थापना बड़े पवित्र उद्देश्य से और आज़ादी के पहले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, हमारा 3 अगस्त 1919 को इसका गठन हो गया था। उन लोगों की सोच, उनका विजन और विशेषकर लाल बहादुर शास्त्री जी का विजन इसमें था। फिर पंडित जी ने और सरदार पटेल ने, इन सब ने इनका, अम्बेडकर सबका सहयोग रहा और मजदूर दिवस की स्थापना दिवस को हम लोग मना रहे। इसका लंबा इतिहास है, बहुत ऊँचा देखिए इसमें, और आज भी हम लोग टेबल पर बैठ कर समझौता विश्वास करते हैं। इंटेक केवल किसी कारखाने को बंद करने के लिए नहीं, इंटेक वायलेंस के लिए नहीं। इंटेक आंदोलन करेगी तो अहिंसावादी करेगी, गांधीवादी विचारधारा से करेगी, मजदूरों के हितों को लिए करेगी, उसका व्यापक अर्थ होगा किसी भी कदम उठाने का। हम निहित स्वार्थ के लिए इंटेक कभी नहीं करेंगे। देश के गौरव गरिमा को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के हितों के लिए इंटेक लड़ाई लड़ते, इसलिए देश का सबसे बड़ा संगठन है। प्रत्येक विभाग में इंटेक है, महिला हो, मजदूर हो। देखिए, आज इंटेक का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर इधर आयुध निर्माणी रायपुर में प्रदेश इंटेक द्वारा आज इंटेक दिवस मनाया जा रहा है। और अपने उन जो रणबांकुरे थे जिन्होंने आज़ादी से पूर्व ही इंटेक की स्थापना की थी, आज उनको याद किया गया, उनका स्मरण किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। और जो हमारे पहले अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी जी और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से जिन्होंने इंटेक का निर्माण किया, नेहरू जी उसमें रहे, सरदार वल्लभ भाई जी की प्रेरणा रही और तमाम राम मनोहर लोहिया जी और हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे, उन्होंने इंटेक बनाई थी। तो आज सबने याद किया और वो जो उन्होंने वृक्ष बोया था, आज वो वृक्ष फल फूल रहा है। आज हमने उनको याद किया और आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे हम कैसे निपटे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम आयुध निर्माणी में ही खड़े हैं। रायपुर में ये कॉरपोरेशन बन चुका है, तो किस प्रकार से सरकार जो है लगातार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है और पीएसयू, सारे पीएसयू तमाम जो नवरत्न थे नेहरू जी के, वो भी बेचे जा रहे हैं। और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया और इंटेक में कैसे एकजुट होकर। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड सरकार ने बद्री केदार मंदिर समिति को नई कमान सौंप दी। हेमंत द्विवेदी को समिति का अध्यक्ष वही नियुक्त किया गया, जबकि ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवान को उपाध्यक्ष बनाया गया। जनवरी 2025 से अध्यक्ष पद खाली था और अब सीएम धामी के निर्देश पर नई नियुक्तियों के साथ यात्रा प्रबंधन को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच व्यवस्थाएं बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। वही बद्रीनाथ धाम के कपाट आज प्रातः 6 बजे विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साक्षी बने हजारों भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ढोल, नगाड़ों व आर्मी बैंड की मधुर धुन के बीच हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय बद्री विशाल और बद्रीनाथ भगवान की जय के जयकारे लगाए, जिससे पूरा बद्रीनाथ धाम परिसर का माहौल भक्तिमय हो गया। प्रातः काल से बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, रावल, धर्माधिकारी व वेद पाठियों द्वारा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद। किस तरीके से इस बार पूरी यात्रा? भगवान बद्री विशाल के आज कपाट पूरे विधि विधान से खुल गए हैं। भगवान के दर्शन पूजन प्रारंभ हो गए हैं। पूरे देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। सभी में बहुत उत्साह है और सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा, हमारे सभी हितधारकों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, हमारे धार्मिक कार्यों में जो लोग अपना सहयोग करते हैं उनके द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, सभी ने भव्य यात्रा को बनाने के लिए सभी प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। मैं सभी तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा में
आने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, कम से कम परेशानी के हो। ये यात्रा हमारी कठिन यात्रा है, लेकिन पिछले सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोडों का निर्माण हुआ है, अनेक व्यवस्थाएं बनी है, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, हेमकुंड और केदारनाथ जी के लिए रोपवे की स्वीकृति हो गई है। वहीं देहरादून में उत्तराखंड और नेपाल के मध्य कृषि सहयोग को लेकर एक अहम बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सुदूर पश्चिम प्रांत और नेपाल के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह का स्वागत किया। मुख्यमंत्री शाह ने भारत नेपाल की दोस्ती को दिलों से जुड़ा रिश्ता बताया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का अटूट संबंध है और यह बैठक कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह जी के नेतृत्व में वहाँ के कृषि मंत्री और वहाँ के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है, जिसमें किस प्रकार से हम अपनी कृषि, हॉर्टिकल्चर और उमा की योजनाओं का आदान प्रदान करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इन सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। क्योंकि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, अरोमा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। हमारे प्रदेश की 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ इस नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति और जलवायु एक तरह की है, तो कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है चर्चा के बाद हम एक दूसरे की सूचनाओं का, योजनाओं का आदान प्रदान करके जहां स्वयं को मजबूत करेंगे, हम नेपाल को मजबूत करेंगे। क्योंकि भारत को मजबूत करने में नेपाल को मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल का अधिकतर जो निर्यात होता है, जो उनको सामान आयात होता है, सब भारत से होता है। इसलिए भी इसका होना बहुत जरूरी है और इस दिशा में हम काम करेंगे, ये मैं कहूँगा। वहीं नैनीताल में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना के विरोध में अल्मोड़ा में भी लोगों का गुस्सा फूटा। भाजपा कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने मिलकर भैरव मंदिर से मिलन चौक तक जुलूस निकाला, जो मुख्य बाजारों से होकर गुजरा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में स्थानीय नागरिकों, युवा और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि इस जघन्य अपराध पर सख्त से सख्त सजा ही समाज को संदेश दे सकती है। नैनीताल के अंदर एक 12 साल की अबूझ बच्ची के साथ उसे बहला फुसलाकर दुराचार और अनाचार करने वाले उस्मानुल्लाह खान, जो कि वहाँ पर वर्षों से नैनीताल में रहता है, और इस तरह के हमारे समाज में कई उस्मानुल्लाह खान हर देवभूमि के अंदर हैं। ये ऐसी हिमाकत दोबारा न हो, इसके लिए आज अल्मोड़ा बंद का आह्वान किया है, ताकि हमारे हिंदू समाज में जन जागरण हो। हमारे इस बंद क्यों है, इसका एक आह्वान गली गली मोहल्ले तक जाए कि लोगों के घरों में अगल बगल कौन रहते हैं, कौन व्यापार के नाम पर, कौन मजदूरी के नाम पर, बाहरी तत्व जो आकर यहाँ बस गए हैं, हमारे भोले भाले दलित और हमारे हिंदू समाज के गरीब लोगों का बहला फुसलाकर उन्हें प्रलोभन देकर जो एक गलत काम कर रहे हैं, ऐसे कामों पर रोक लगे और ऐसे लोग चिन्हित हों। ऐसे जयचंद जो हमारे बीच में भी हैं, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, इन पर भी लगाम लगे। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे और मोहल्लों मोहल्लों में हमने कल एसएसपी महोदय से भी निवेदन किया है कि निगरानी समिति बने और हर मोहल्ले में जांच हो, कौन रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं, कौन मूल निवासी हैं, कौन बाहर से आकर बसे हैं। इस तरह का जन जागरण अभियान किया। आज ये प्रथम चरण में हमने अल्मोड़ा बंद का आह्वान किया है, जिसमें हमें समस्त व्यापारियों का, सभी व्यापारियों का पूर्ण समर्थन और सहयोग मिला है, जिसके लिए हम उनका हृदय से आभार करते हैं। और आज हमारे साथ सभी जनता खुलकर सामने आई है और इस विरोध प्रदर्शन में जो उस्मानुल्लाह खान है उसको फांसी की सजा दी जाए, उसकी संपत्ति को की जाए, उसके मकानों को जमींदोज कर दिया जाए। ऐसी मांग को लेकर आज हम जुलूस प्रदर्शन और ये बाजार बंद करने लेंगे। वहीं नैनीताल में घटना के
घटना के विरोध में अल्मोड़ा में भी लोगों का आक्रोश दिखने को मिला है। घटना के विरोध में अल्मोड़ा में बाजार बंद रहा और शहर में सन्नाटा छाया रहा। वहीं लोगों को बाजार बंद होने से परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लोगों का कहना है कि देवभूमि में इस तरह जघन्य घटनाओं पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और बाहरी तत्वों का सत्यापन होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है, दुर्दांत घटना है और कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और आज समाज में हमारे बच्चे, छोटी बच्चियां किस प्रकार से सुरक्षित है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर और समाज की चेतना पर भी सवाल है। आज जैसा देखा जा रहा है कि अल्मोड़े में तो बाजार बंद दिखाई दे रहा है, पूरे कुमाऊं मंडल में और पूरे उत्तराखंड में इस पूरे प्रकरण पर रोष है, होना भी चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा और ख़ास तौर पर नाबालिग बच्चों की सुरक्षा हमारे समाज की प्राथमिकता में होना चाहिए। और समाज में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति इस प्रकार के क्रूर दमनात्मक जो एक्ट हैं, जो कार्य हैं, इन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। और हम सभी लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग करते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र इसके लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग करते हैं। इसका ट्रायल जल्दी से किया जाए और इसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और कहीं ना कहीं समाज से ये संदेश स्पष्ट रूप से उठ करके जाना ही चाहिए। वहीं नैनीताल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरोवर नगरी में कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण जरूर रही, लेकिन अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह भ्रामक सूचना फैलाई जा रही थी कि नैनीताल पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं है और होटल बुकिंग रद्द की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अफवाह है। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल के बयान जारी करते हुए कहा कि नैनीताल, कैचीधाम समेत समूचा कुमाऊं क्षेत्र देसी और विदेशी सैलानियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे बेझिझक नैनीताल और अन्य पर्यटन स्थलों पर आए और अपनी छुट्टियों का आनंद लें। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है और हम टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। आप लोग नैनीताल में आए, कैंची धाम में आए, हमारे अन्य पर्यटक स्थलों पर आए। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ऐसे वीडियोस, बहुत ऐसे इनपुट्स देख रहे हैं जिस पर बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस पर विश्वास करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी तरफ से जो बयान जारी हो रहे हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले, वीडियोस डालने वाले जिनसे कि लोगों में पैनिक स्प्रेड हो, रूमर्स आगे फैले, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमने सभी जनपदों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को दिए हैं। मैं एक बार फिर से वार्न करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर जो भी डाला जाए उस कंटेंट पर किसी भी प्रकार से पैनिक या रूमर स्प्रेड होते हैं तो संबंधित सोशल मीडिया हैंडलर्स के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा की जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही है। बने रहिए एनबी न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।